मिशन 23 को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। चुनावी रणनीति को धार देने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने बीजेपी ने टारगेट फिक्स कर दिया है और मिशन 23 के रण में एक बार फिर 200 पार के नारे के साथ उतरने की तैयारी कर ली है। कटनी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा सहित भाजपा के शीर्ष नेता शामिल हुए। बैठक में मिशन 23 की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ, जिस पर वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 200 पार का संकल्प भाजपा ने पारित किया है। अगले विधानसभा चुनाव में 200 का आंकड़ा पार करेंगे। इतना ही नहीं, गुजरात में 53% वोट पाने से उत्साहित बीजेपी ने अब एमपी में 51% वोट पाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भाजपा बूथ स्तर तक उतरने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, हम सब लोगों ने मिलकर के जो हमने इसकी शुरुआत बहुत पहले से की है, 51% वोट शेयर प्रत्येक बूथ पर लेकर के आना, ये हमारा संकल्प है। और इसके आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने आज तय किया है और नारा दिया है कि 2023 में चुनाव जीतने के संकल्प को लेकर हम व्यापक पैमाने पर, जो मैंने कहा कि अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इस दिशा में हम रणनीतिक तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इधर जैसे ही बीजेपी ने मिशन 23 का टारगेट सेट किया तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी की नाव में बहुत छेद हो चुके हैं, अब नाव का डूबना तय है। बीजेपी के पास एक ही काम, भोजन, बैठक और विश्राम। ये लगातार बैठकें करते हैं, उनका तो एक ही काम है भारतीय जनता पार्टी का, भोजन, बैठक और विश्राम। बीजेपी की नाव है, वो उसमें छेद हो चुके हैं अनेकों। अब नाव को तो डूबना ही है, चाहे जितने सम्मेलन कर लें, कुछ कर लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2023 के चुनाव में सफाया होगा। कुल मिलाकर अभी से चुनावी माहौल है, कयासों का बाजार गर्म है, दावों की भरमार है। हर सियासी दल मिशन 23 को जीतने का फॉर्मूला सेट करने में जुटा है। हालांकि साल 2018 में भी बीजेपी ने 200 पार का टारगेट फिक्स किया था, लेकिन बीजेपी को मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले थे। अब एक बार फिर बीजेपी टारगेट के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह टारगेट कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आप 2022 जो कि बिल्कुल अपनी विदाई के मुहाने पर खड़ा हुआ है और अगला साल यानी कि 2023 जब शुरू होगा तो उसे आप चुनावी साल भी कह सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो डेफिनेटली कह सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अभी से दावा कर रही हैं कि वो इतनी सीटें जीतेंगी, उनके नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आज प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक के दौरान वीडी शर्मा ने एक ऐसी बात कही, हालांकि वो नारा नया नहीं था। अगर आपको 2017 का वो बयान याद है जो अमित शाह ने, तब वो गृह मंत्री नहीं थे, तब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, भोपाल की धरती पर दिया था अब की बार 200 पार का नारा। लेकिन 2018 में मध्य प्रदेश के चुनावी परिणाम आप सभी को पता है, वो चुनावी परिणाम क्या थे। हालांकि अब 200 पार का नारा जरूर दिया है, लेकिन किस तरह से बीजेपी से अचीव करेगी और कांग्रेस क्या अचीव करने देगी 200 पार का नारा, क्योंकि कांग्रेस के नेता हो या कार्यकर्ता हो या प्रवक्ता हो, वो एक ही बात कह रहे हैं कि जनता पहले से मन बना बैठी है और कमलनाथ ही इस प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तमाम विषयों पर चर्चा को शुरू करेंगे। सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले बीजेपी का नारा, टारगेट कैसे होगा पूरा? क्या वोट प्रतिशत होगा 50 पार और सीटें 200 पार? क्या गुजरात फॉर्मूला अपनाएगी MP बीजेपी? और अंत में कांग्रेस के दावों में आखिर कितना दम
इसी पर हम चर्चा को शुरू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। स्वदेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। अब की बार 200 पार का नारा, कांग्रेस ने भी क्या इस तरह के कोई नारे तैयार किए हैं, कोई दावे वाले नारे कि इतने विधानसभा सीट आप लोग जीतेंगे? देखिए, 2017 का वो नारा मुझे याद है, जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के। उन्होंने इसी भोपाल की धरती पर कहा था अब की बार 200 पार। सीटें आई थी 107 या 108। अब मैं समझता हूँ आज जो बीडी शर्मा साहब ने जो नारा दिया है, आपने पूरा उनका अगर वक्तव्य सुना हो तो उन्होंने ये कहा हमारे नेतृत्व में है। मतलब ये चैलेंज कर दिया उन्होंने अमित शाह जी को कि आपने जरूर कहा था पर अब हमारे नेतृत्व में। तो मतलब ये चैलेंज अमित शाह को देकर के बीडी शर्मा साहब 200 पार के नारे की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब अमित शाह जी के नारे देने के बाद 107 सीटें आई थी तो बीडी शर्मा साहब आप सुन लो, आप अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं। अमित शाह जैसे रणनीतिकार के चुंगल में फंस गए आपने जो शब्द बोले हैं वो शब्द पहुंच गए अमित शाह जी के पास, और आपकी स्थिति बहुत दुर्गति होने वाली है कि आप 50 सीटें भी ले आए, एक मिनी बस में बैठाने लायक विधानसभा तक जाने की स्थिति में आ जाएं, तब आप बोलना कि अब की बार 200 पार के नारे का क्या असर हुआ है। अब भाजपा कहती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं संविदा कर्मी, जिन संविदा कर्मियों ने कोरोना काल में अपना घर परिवार छोड़ के अपनी जीवन की रक्षा ना करते हुए दूसरों की रक्षा की, अपने प्राणों को दांव पर लगाया, वो लोग आज हड़ताल पर है, अपने हकों की मांग कर रहे हैं। आप उनको निराश कर रहे हैं, आप उनको अनदेखा कर रहे हैं और आप इवेंट में लगे हैं, आप इवेंट तलाश रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश जानता है, आप मामा जी कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी इवेंट कर लें, कुछ भी कर लें, एक तो आपने मध्य प्रदेश को भारी भरकम कर्ज के तले दबा दिया है। एक एक व्यक्ति 50-50 हजार रुपए के कर्ज तले दब चुका है मध्य प्रदेश का नागरिक। ये नागरिक समझ चुका है आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि मुख्यमंत्री पद की शपथ कमलनाथ जी ही लेंगे। चलिए, तो धैर्यवर्धन जी, स्वदेश जी ने भी अभी से दावा कर दिया है, यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शपथ कौन लेगा, सीटें कितनी आएंगी ये तो नहीं बताए, लेकिन सरकार इनकी बन रही है ये जरूर इन्होंने अभी से बता दिया है। देखिए, शेर की चीरफाड़ क्या होगी ये तो बात का विषय है, पर शेर की दहाड़ से ही कांग्रेस के लोगों की आज दम निकल गई। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दहाड़ करके कहा कि अब की बार 200 पार, तो उतने में पसीना पसीना हो गए कांग्रेस के नेता। आप समझिए बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, अभी स्वदेश शर्मा जी कह रहे थे कि उन्होंने अमित शाह जी को चैलेंज कर दिया, वो कह रहे हैं हमारे नेतृत्व में। तो हमारे बहुवचन, हमारे शब्द बहुत आत्मीयता भरा उच्चारण है। ये तो नहीं कहा कि मेरे नेतृत्व में, हमारे शब्द का प्रयोग किया। तो हमारे शब्द में मुख्यमंत्री भी होते हैं, अगर वो आम संगठन महामंत्री भी होते हैं स्वदेश शर्मा जी। हमारे शब्द में पूरे पदाधिकारी भी है, हमारे शब्द में माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सारी की सारी टीम, और केंद्र में हमारे जो मंत्री है वे सब मिले मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा, ये कहा है। आपके समझने भूल हुई है, ये तो आपने सुना है ना, क्योंकि आप उस आयु वर्ग के हैं कि दूरदर्शन पर एक बड़ा सौम्य भाषा का एक गीत आया करता था कि मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा। तो बीडी शर्मा जी ने उस भाव के साथ कहा है, इसलिए जब पूरे कार्यकर्ता लग जाएंगे, सब नेता लग जाएंगे, तो वांछित परिणाम भी मिलेंगे। चलिए ठीक है, सब नेता लग जाएंगे तो वांछित परिणाम मिलेंगे। रमेश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये जो नारा है अब की बार 200 पार का, थोड़ा सा जल्दबाजी है, या फिर बीजेपी ने ये जो कुछ नारा दिया है पूरी प्लानिंग के साथ किया? देखिए, मोटे तौर पर हर राजनीतिक दल की अपनी एक रणनीति होती है, और जो नारे दिए जाते हैं वो नारे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और उनको उत्साह के साथ काम करने के लिए नारे दिए जाते हैं। और हर राजनीतिक दल हर चुनाव में दो तरह का फिगर वो तय करता है चुनाव जीतने के लिए। एक फिगर तो वो है जो कार्यकर्ताओं और जनता को सामने वो घोषित करते हैं, जैसा कि भाजपा ने आज किया है कि 200 पार और 51% वोट। लेकिन दूसरा वो जो अंदरूनी रणनीति होती है, यह हर राजनीतिक दल करता है, उसमें वो अपने लिए मिनिमम सीट तय करते हैं कि हमको कम से कम इतनी सीट लाना है।
तो अगर भाजपा ने ये नारा दिया है 200 पार का, तो मान करके चलिए कि अंदर खाने में उन्होंने कहीं ना कहीं 150 से 160 सीट का टारगेट लिया होगा। और आमतौर पर हर राजनीतिक दल सूचियां भी बना लेता है कि कहां उनको बहुत आसान सीट है, कहां पर बराबरी का संघर्ष है, कहां पर कड़ा संघर्ष है। तो मैं समझता हूं भाजपा ने ये आज जो बयान आया है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उससे लग रहा है कि ये सारा होमवर्क उन्होंने किया हुआ है। तो मोटे तौर पर, लेकिन एक बात मुझे जरूर विवेक जी लगती है इस बार के चुनाव में, जैसे पिछली बार हमने भी चर्चा की थी, इसी चैनल पर चर्चा की थी, मुझे लग रहा था कि असेंबली हंग जैसी होगी, वो बराबरी की टक्कर है। लेकिन इस बार जो अभी इलेक्शन का ट्रेंड दिख रहा है, जो हमको अभी दिखा, हिमाचल में दिखा, दिल्ली महानगर पालिका में दिखा, गुजरात में दिखा, ये जो ट्रेंड दिख रहा है, इससे पहले पंजाब में दिखा, ये जो ट्रेंड दिख रहा है, ये बराबरी के संघर्ष का नहीं है। जनता जिस किसी को भी समर्थन देगी, वो भाजपा को दे या कांग्रेस को दे, पूर्ण बहुमत के साथ समर्थन देगी। ऐसा ट्रेंड हमको पिछले 1.5 साल से 2 साल से दिख रहा है। इस बार ऐसा नहीं होगा जैसे पिछली बार बराबरी जैसा, इनको 109 थे, उनको 104 थे, बहुमत तो किसी का था ही नहीं। इस बार मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा में ये स्थिति नहीं होगी, जो भी आएगा पूर्ण बहुमत से आएगा। चलिए, ये आपकी ओर से भी एक भविष्यवाणी हो गई कि जो भी आएगा पूर्ण बहुमत से आएगा। यानी जो रात 12, 1, 2 बजे तक हम लोग देखते रह गए थे कि अब एक सीट आगे, अब एक सीट पीछे, वैसा नहीं होगा। स्वदेश जी से अब हम जानने की कोशिश करते हैं। स्वदेश जी, कॉन्फिडेंस में तो आप लोग भी पीछे नहीं है, क्योंकि कई बार तो मैं ट्विटर पर जब आपके नेताओं की, आप लोग की पोस्ट पढ़ता हूं, तो आप लोग भावी मुख्यमंत्री लिख रहे हैं कमलनाथ जी को। कई पोस्टों में पढ़ा है मैंने। मतलब देखिए, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी पूरा सर्वे कराते हैं, और सर्वे उनके कई संस्थाओं से होते हैं। संस्थाएं किसी को भले ही पता है नहीं पता हो, लेकिन वो सर्वे के आधार पर ही कोई बात करते हैं, सत्य का साथ देते हैं, सत्य का साथ चाहते हैं। कभी उन्होंने फर्जी बातें नहीं की इस तरह की कि पहले अमित शाह जी आए, अब की बार 200 पार, एमएन ने बोल दिया अब की बार 200 पार। तो इस तरह से हम बातें नहीं करते, हम करते हैं ठोस आधार की बातें। जब हमको लगता था कि हम सरकार नहीं बना पाए, हमने इस तरह की बातें नहीं किए थे। लेकिन 2018 में जब सरकार बनाने की स्थिति में थे, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे बड़े नेता एक होकर के जुट गए और निश्चित रूप से सरकार बनी। सरकार बनने के बाद 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। ये मध्य प्रदेश को लाभ मिला ना इसका। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर ही चुके थे। हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे थे। हमने पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का काम किया, जबकि ये रामराज की बात करते हैं। आज रामपथ गमन की बात करते करते फिर शांत हो गया है, जबकि 2007 में यहाँ विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा साहब बैठे हैं, इनको याद होगा 2007 में यही शिवराज सिंह जी चौहान, जो गौ माता पर राजनीति करते हैं, जो राम मंदिर पर बात करते हैं, जो भगवान राम पर बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उन्होंने रामपथ गमन के लिए 10 रुपए बजट आवंटित किया था। 10 रुपए, जी हाँ 10 रुपए, ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी चर्चा पहले रही, लेकिन रामपथ गमन का काम फिर ठप हो गया है। कुल मिलाकर के कमलनाथ जी ने जो किया, 1000 गौशाला बनाने का काम किया, हमने जो जिस तरह से कमलनाथ जी का विजन है, उस विजन के साथ अगर पूरा प्रदेश चलता आज, तो आज ये संविदा कर्मी आज के ही दिन आंदोलन नहीं कर रहे होते, हड़ताल पर नहीं बैठे होते। चाहे पंचायत कर्मी हो, मैं समझता हूँ पटवारी संघ हो, पंचायत के सचिव हो, कौन इनसे सुखी है बताइए आप। युवा बेरोजगार है, पूरे प्रदेश के हालात बदतर हो चुके हैं, और महंगाई तो ऐसी डायन हो गई है। ये डायन बोलते जरूर थे, पर इनको शायद बहुत प्यारी हो गई आजकल, डायन की जगह डार्लिंग हो गई इनको। जब जो सिलेंडर हम 400 रुपए का लिया करते थे, आज वो 1100 का हो गया। जो डीजल पेट्रोल हम 65 और 67 रुपए का भरवाते थे, आज वो 100 के पार हो रहा है। ऐसी स्थिति में बताइए आप कैसे, अगर डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो किसान पर बहुत लोड आता है, क्योंकि उसकी जुताई, बुआई, ढुलाई सब कुछ डीजल से होना है। और डीजल महंगा होता है तो उसकी फसल पर लागत ज्यादा आती है। लागत ज्यादा आती, आप लागत का बोलते जरूर हो कि किसानी को हम लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन किसान तो बर्बाद हुआ, किसान तो परेशान हुआ, देश भर का किसान परेशान हुआ। और आपको पूरी उम्मीद है कि इन सभी पूरी 100% जनता का साथ आपको मिलेगा। बिल्कुल, जनता पूरी साथ खड़ी है। बस 2023 की घोषणा होना बाकी है। जैसी घोषणा होगी आप देख लेंगे, इनको टिकट देना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या करते हैं, दूसरे जो कैंडिडेट को, जिनको हम हमारे की दरकिनार जिनको हम कर देते हैं, या किसी वजह से इनको दूर कर देते हैं, उनको खरीद फरोख्त करने का काम इन्होंने किया, इसीलिए सरकार बना ली। कुल मिलाकर के आगे आने वाले समय में भी इनको प्रत्याशी कई विधानसभाओं में नहीं मिलेंगे। जैसे मैं लाहौर की बात कर लूं, लाहौर में इनको प्रत्याशी नहीं मिलेगा, जहां का मैं निवासी हूं। तो
तो ये क्या करेंगे, फिर इधर से ढूंढेंगे, उधर से ढूंढेंगे, इधर से ढूंढेंगे, मतलब किसी एक डमी प्रत्याशी को टिकट दे देंगे और डॉक्टर गोविंद सिंह जी फिर भारी बहुमत से जीतेंगे। ऐसी अनेकों विधानसभाएं हैं जहां इनको प्रत्याशी मिलने वाला नहीं है। और इस बार तो स्थिति ये है मामा की, मामा खुद ही जानते हैं कितना चहलकदम करते हैं वो स्टेज पे, जैसे कोई वॉक, क्या बोलते हैं उसको, कैट वॉक कर रहे हो, चल फिर के बिल्कुल बढ़िया एक मोटिवेशनल जो स्पीकर वो भाषण देता है उस तरीके से उस अंदाज में आ गए, पैंट पहनने लगे या पैंट और जैकेट, पता नहीं कौन सा अवतार लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मोदी जी तो नहीं बन सकते, जो जादू हाँ। उन्होंने दिखाया था 2014 में वो दिखने वाला है नहीं। उसके बाद 18 आया, 17 आया, उसमें आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सारी सरकारें कांग्रेस की बनी, महाराष्ट्र की बनी थी। कुल मिलाकर के आज भी अगर देखा जाए तो जो चुनाव हो गए, दो राज्यों में चुनाव हो गए जिसमें दोनों में भाजपा की सरकार थी, एक में भाजपा ने बरकरार रखी, एक में भाजपा से हमने छीनी। 7 बाई इलेक्शन हुए, 7 में 5 भाजपा हारी, 3 कांग्रेस जीती। चलिए ठीक तो है, कुल मिलाकर के इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। अब ये बड़बोलापन कुछ भी कर ले, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम किसी भी शब्दों में, किसी भी नारों के साथ कर ले, लेकिन जनता जान चुकी है 2023 में जी आने वाले नहीं। चलिए धैर्यवर्धन जी, जो बात पर खत्म किया स्वदेश जी ने, चमत्कार, तो वाकई चमत्कार हुआ था, लेकिन साल 2003 में हुआ था। 170 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी और मेरे ख्याल से यही बीजेपी का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में। इससे ज्यादा सीटें आप लोगों की कभी नहीं आई। फिर 2008 में 140 से ज्यादा सीटें आई, लेकिन 2013 में आप लोगों ने अपने ही रिकॉर्ड को फिर तोड़ा, 160 से ज्यादा सीटें आई। 2018 से पहले भी 200 पार का नारा दिया था, लेकिन 109 सीटें। अब एक बार फिर से 200 पार का नारा। धैर्यवर्धन जी कितना प्रेडिक्शन मान के चल रहे कि इस बार, क्योंकि जो चंबल क्षेत्र है, ग्वालियर क्षेत्र, चंबल क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र आप लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं रहा था 2018 में। एक खतरे की घंटी तो यही है। देखिए, आप बहुत ही पोलाइटली और बड़े मीठे शब्दों में धीरे धीरे वार करते हैं। आपके ट्रैप में मैं फंसने से पहले स्वदेश शर्मा जी जो इस समय इनके चेहरे पे कुछ अलग प्रकार के भाव विस्मय सूचक है, शर्मा जी बताएंगे, दिख रही है, तो बैठे हुए हैं, ये मेरे परम मित्र हैं, जरा इनसे पहले निपट लूं जी। इन्होंने अभी बोला है, कि लाहौर में प्रत्याशी नहीं मिलेगा, और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि अब की बार 200 पार। तो मैं लाहौर समेत इनको 30 सीटें दे रहा हूं, आप अपनी 30 सीटें चुन लो जिस पर आपका मन को ये तसल्ली मिल जाए कि वहां आप जीतने वाले हो। बताओ, चलो आप बता दो। अच्छा एक बात बताओ, अब हमारी आपकी आमने सामने बात हो जाए। बीडी शर्मा जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, अगर लाहौर से टिकट ले ले, चुनाव लड़ जाए भाजपा का और डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव ना जीते तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। आपको मंजूर हो चैलेंज तो आप भी स्वीकार करो और बताओ बीडी शर्मा जी को, उनको भी पास भी कोई सीट नहीं है विधानसभा की, लाहौर आ जाए। शर्मा जी, अरे लाहौर में भाजपा की बहार है इस बार। जबरन रोज 100 से 200 कार्यकर्ता रोज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, आप कह रहे बाहर है, प्रत्याशी ढूंढते नहीं है। नाम बता दूंगा, उंगलियों पर भाजपा के नेता है, उंगलियों पर। अरे श्रीमान लाहौर उंगलियों पर है भाजपा के नेता, और वो एक दूसरे को खाने को बैठे। अब देखो, आप लाहौर की बात देर तक करोगे तो मैं भिंडी की चीरफाड़ करूंगा, ऑपरेशन लिख रही है। नहीं, चलिए हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे। रुकिए ना, बात निकली है तो दूर तलट जाएगी। हाँ बोलिए भैया, इन्हीं के नेता ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, उन पर भिंडी के लोगों ने आरोप लगाया कि आपने एक सीट निपटाई है कांग्रेस की, तो आप कैसे जीतोगे? पहले अपना घर ठीक करो। हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ सब नेता, सब कार्यकर्ता, स्टेज पर बोलने वाले बड़े नेता, संगठन के पीछे काम करने वाले, जो रीढ़ की हड्डी पर काम करते हैं, वे हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारे जिले के मंडल के लोग सब मिलकर के जब आपके खिलाफ चढ़ाई करेंगे ना, तो आंकड़ा वही निकलेगा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। चलिए ठीक है, मतलब आपके यहाँ पर गुटबाजी जैसी कोई स्थिति नहीं है। कब देखिए हमारे गुटबाजी? स्पष्ट तो है, शिवराज, महाराज और नाराज, 3 गुट तो स्पष्ट है। चलिए मैं रमेश जी से एक रिएक्शन जरूर लेता हूं और फिर आप लोग के पास लौटूंगा। रमेश जी, क्या आपको लगता है कि 2023 में ये गुटबाजी वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा दोनों पार्टियों के लिए? बीजेपी के पास भी एक चैलेंज है, क्योंकि जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए थे उन्हें अब विधानसभा का सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कई हारे हुए प्रत्याशी भी हैं उसमें।
ये बात बिल्कुल आपने सही कही। 2023 में दोनों ही पार्टियों को गुटबाजी से जूझना है। भाजपा को थोड़ा ज्यादा जूझना है, कांग्रेस को थोड़ा कम जूझना है। भाजपा को मान करके चलिए कि मध्य भारत में और मालवा में यदि जो लोग कांग्रेस से आए हैं उनको अगर उन्होंने सेट कर लिया और दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, तो मैं समझता हूं इससे भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो बहुत आसान होगा। लेकिन जो लोग अभी आए हैं, कहीं ना कहीं एक धारा बनी हुई है, और वो जो धारा हमको बराबर, ये अभी नगर पालिकाओं के और पंचायतों के चुनाव हुए, आप देख लीजिए मध्य भारत में और मालवा क्षेत्र में खास तौर से वो धारा बिल्कुल साफ नजर आती है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर उन्होंने एक दूसरे को हराने के आरोप लगाए हैं। उसमें से कई लोगों को तो नोटिस मिले और कई लोगों के नोटिस को ठंडे में बस्ते में डाल दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये गुटबाजी इस बार आपको 2023 में पिछली बार की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन गुटबाजी कांग्रेस में भी रहेगी। कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो जिन दिनों कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन दोनों कितने लोगों ने कितनी तरह की बातें की, लक्ष्मण सिंह जी ने की, उमंग सिंगरार ने की और बहुत लोगों ने की। तो मैं समझता हूं दोनों ही पार्टियों को गुटबाजी से जूझना है। और ये जो नारा भाजपा ने दिया है 200 पार और 51% वोट का, अगर उन्होंने समय रहते ये जो बैठकें, एक समय हुआ करता था भाजपा में जब ठाकरे जी थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने रिपोर्टिंग की है उनमें, वो एक बैठक करते थे और बैठकों को ऑफ द रिकॉर्ड वो नाम देते थे उगालदान बैठकें, और उसमें करके सारे के सारे लोग अपना गुस्सा और असहमति दिखाते थे और उसके बाद फिर काम में लग जाते थे। अगर भाजपा ने इस तरह का कोई काम किया तो उनको सुविधा होगी, वरना गुटबाजी की कठिनाई भाजपा को थोड़ी ज्यादा उठाना पड़ेगी। बिल्कुल, और उसे फिर समय रहते पार भी पाया जा सकेगा, ये बहुत अहम बात होगी कांग्रेस के लिए भी। स्वदेश जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी जतन कर ले, 18 वर्ष से इनकी सरकार है, हर वर्ग इनसे नाराज है और ये 3 भागों में बटी हुई है भाजपा इस समय। जैसे हमारे रमेश भाई साहब ने कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है, भाजपा में बहुत ज्यादा अंतरकलह है। यहाँ तक अंतरकलह है कि अब एक बात कहना नहीं चाहिए पर मैं कह रहा हूँ, धैर्यवर्धन शर्मा एक विद्वान प्रवक्ता है, विद्वान, मैं जोड़ रहा हूँ इस बात को निष्पक्ष भाव से जी, और इनको प्रवक्ता पद से मुक्त कर दिया भाजपा ने। और कई ऐसे लोग हैं, मैं मूर्ख तो नहीं कहूंगा उनको, ऐसे लोग हैं कि धैर्यवर्धन शर्मा के सामने वो इतने नजर नहीं आते, वो बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता हैं भाजपा में। तो कुल मिला के भाजपा की जो गुटबाजी, एक निष्ठावान कार्यकर्ता जिसने दरी बिछा करके, चने चबा करके, जैसा भाई साहब ने कहा ठाकरे साहब के टाइम पे बैठ के बात करती थी, उसको दूर कर दिया, वही कार्यकर्ता इनको निपटाने का काम करेगा। 2023 में माननीय कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए ठीक है, तो आपने ये भी बता दिया कि वहां पर गुस्सा किस बात को लेकर है। धैर्यवर्धन जी, क्या ये सही बात है जो स्वदेश जी कह रहे थे? मान लीजिए, चलिए एक उदाहरण आपका हो गया। पार्टी में बहुत लोग हैं, अनेक लोगों को अवसर देना होते हैं, निर्णय करने वाले लोगों को ज्यादा उपयोगी नजर आती है, ज्यादा बेहतर नजर आती है, उनको अवसर मिलता है। अब व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस पर न जाए हम। स्वदेशी मैं तो बात करूंगा, पार्टी का पक्ष रख रहा है, पर मैं तो निष्पक्ष बोल रहा हूँ भैया। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए काम किया, बात का समर्थन मैं एक फिगर देख रहा था। धैर्यवर्धन जी बहुत शांत, सरल और बाकी पढ़ने लिखने वाले हैं, वो बहुत और समर्पित कार्यकर्ता। धैर्यवर्धन जी की ये तारीफ तो मैं भी स्वदेश जी का समर्थन करूंगा। चलिए धैर्यवर्धन जी, कृपा आपकी आशीर्वाद है। मैं केवल इतना करता, मैं फिगर देख रहा था कि हमारी सरकार ने तय किया कि जो ठेले वाला है, जो स्ट्रीट वेंडर है, गरीब छोटा व्यापारी है, उसकी मदद करनी चाहिए। तो 10,000 रुपए की राशि देने का तय किया, तो 6.5 लाख लोगों को वह राशि दी गई है। और जिन्होंने 10,000 रुपए समय पर लौटा दिए उनको 20,000 मिले, जिन्होंने 20,000 लौटा दिए उनको 50,000 रुपए मिले। ये मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार नगरीय निकाय का मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको, गरीब लोगों को आवास मिले, ये मैं शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो हमारे 9.5 लाख मकान के लिए हमने जो अमाउंट दिया है वो 40,000 करोड़ रुपए खर्च किया, जिसमें 6.5 लाख आवास इस समय तैयार हो चुके हैं। बोलूंगा तो ये काम बोलता है भैया, ये काम बोल रहा है। ठीक है, आपके काम पे स्वदेश जी। देखिए साहब, इसी मध्य प्रदेश में जिस आवास को माननीय प्रधानमंत्री के नाम से मतलब उनका वो दिखाया गया, क्या कहना चाहिए, प्रचार प्रसार किया गया, फोटो दिखाया गया, वही मकान का जो मालिक है वो 4 साल पहले गुजर गया। और 4 गुजरने के बाद
तो उसका मकान बन गया, लेकिन उसका परिवार रहता है आज भी झोपड़ी में है। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी तो हो सकती है, जमीनी हकीकत में इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए रमेश शर्मा साहब, ये गलत आरोप है आपका। सब जगह ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रधानमंत्री ठीक आवास है। बने, अब हम रमेश शर्मा साहब से उनकी अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। रमेश जी, नहीं, निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी, मुझे जो लग रहा है, जैसी आज उनकी कटनी में बैठक हुई, मुझे लग रहा है कि इस बात को वो भी समझते हैं कि इस चुनाव में बहुत हमको ज्यादा मेहनत करनी है पिछली बार की तुलना में। और ये जो उन्होंने रणनीतियां बनाई हैं, और विशेषकर बैठक में उन्होंने ये निर्णय भी लिया है जाकर के न केवल जिलों में बल्कि जो मतदान केंद्र स्तर पर जो बैठकें वो लोग करने वाले हैं, अगर इसमें सफल होंगे तो निश्चित रूप से 200 तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुविधाजनक स्थिति में आ सकते हैं, बशर्ते कि जैसा उन्होंने आज निर्णय लिया है वो क्रियान्वयन उसका हो जाए। बिल्कुल, क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव से पहले पार्टियां इसी तरह से अपने विनिंग को लेकर दावे करती हैं, नारे देती हैं, ताकि कार्यकर्ताओं में भी एक जोश पैदा हो और जनता के बीच भी उनका मैसेज सही तरीके से पहुंच सके। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कमलनाथ ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, भावी मुख्यमंत्री लिखे जा रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की कोई काट कांग्रेस के पास क्या किसी के पास नहीं है। और इसी तरह से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने नेताओं के नाम को आगे बढ़ाते हैं, उनका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करते हैं। बीजेपी ने अब की बार 200 पार का ये जो नारा दिया है वो उसी श्रेणी में शामिल है। अब देखना यह होगा कि इसे जनता किस तरह से देख रही होगी, क्योंकि जनता के मन में जो होता है वो रिजल्ट के बाद ही समझ में आता है। कई बार तमाम प्रेडिक्शन और तमाम दावे धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जनता जब चुनने पे आती है और जब किसी को नापसंद करने पे आती है तो रिजल्ट बहुत कुछ बता देते हैं। आईडी एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।